नामक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। उसकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम मुस्कान था। मुस्कान बहुत ही प्यारी लड़की थी, पढ़ने में बहुत तेज और समझदार भी थी। गांव वाले हमेशा उसे तूफान मेल कहते थे क्योंकि उसके हर काम में तेजी थी। एक शाम रमेश और उसकी पत्नी सुधा बैठे थे। सुधा, तुम्हारे हाथ के समोसे खाकर तो ऐसा लगता है कि उंगलियां चाटते रह जाएं। सच में सुधा, तुम्हारे हाथ में जादू है। तुम समोसे बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। बाबूजी, कल 26 जनवरी है। मुझे एक झंडा और मेरी ड्रेस में तिरंगा चाहिए। मास्टर जी ने कहा है। ये क्या बात होती है? ड्रेस में तिरंगा? आखिर तिरंगा हमारे देश की शान है। उसे तो हम सबसे ऊपर रखना चाहिए। अब ज्ञान बांटने से कुछ नहीं होगा। बिटिया कुछ मांग रही है, उसे देते क्यों नहीं? अब क्या हुआ, पैसे नहीं है क्या? बड़े आए बिटिया को पढ़ाने वाले, जेब में पैसे हैं नहीं। अच्छा, आप लोग झगड़ा मत करो, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी स्कूल की ड्रेस पहनकर। अगले दिन मुस्कान 26 जनवरी के लिए स्कूल जाने को तैयार हो जाती है। तभी पड़ोस के शंभूनाथ अपने बेटे सुरेंद्र के साथ वहाँ से निकलते हैं। मुस्कान को देखकर शंभूनाथ रुक जाते हैं। अरे रमेश, ये मेरा बेटा सुरेंद्र है, फौज में है। कल ही शाम को ट्रेन से आया है। स्कूल की तरफ से बुलावा आया था झंडारोहण के लिए, वहीं जा रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। मुस्कान भी स्कूल जा रही है, इसे साथ ले चलो। अरे मुस्कान बिटिया, चलो भैया के साथ में। तीनों मिलकर स्कूल जाते हैं। वहाँ 26 जनवरी का कार्यक्रम होता है और साथ में सुरेंद्र से झंडारोहण भी कराया जाता है। उसकी वहाँ बहुत तारीफ होती है। यह सब देखकर मुस्कान मन ही मन ठान लेती है कि वह भी फौज में जाएगी। शाम को घर में सभी लोग खाना खाने बैठे होते हैं। तभी मुस्कान बताती है कि आज उसने क्या क्या देखा और उसे यह सब देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, मुझे भी फौज में जाना है, उसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है? रमेश ठहरा अंगूठा छाप, लेकिन उसने तुरंत कहा, मैं कल मुखिया जी के पास तुम्हें लेकर जाऊंगा और उनसे सारी जानकारी लूंगा। यह सुनकर मुस्कान बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन मुस्कान और रमेश दोनों मुखिया जी के पास आते हैं और सुरेंद्र की भर्ती के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अरे भाई रमेश, मुस्कान को फौज में भर्ती करने का विचार छोड़ दे। बिटिया जात को फौज में नहीं भेजना चाहिए। उसे घर के काम सिखा और उसकी धूमधाम से शादी कर। अगर पैसे चाहिए हो तो मुझसे ले लेना, उधार मैं दे दूंगा। रमेश और मुस्कान वहाँ से वापस आ जाते हैं। वे दोनों काफी दुखी होते हैं। रमेश अपनी बेटी को फौज में भेजना चाहता है। यह बात गांव में धुएं की तरह फैल जाती है। लोग रमेश का खूब मजाक बनाते हैं। एक दिन रमेश अपने खेत में काम करने के बाद आराम से पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने ही वाला होता है। तभी पास के ही खेत में काम करने वाला घनश्याम वहां आता है।
रमेश, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तू अपनी बिटिया को फौज में भर्ती कराना चाहता है? हाँ, इसमें बुराई क्या है? तू पागल हो गया है। बिटिया को लड़ाई करने भेज रहा है और खुद गांव में बैठकर रोटियां तोड़ेगा। तुझे तो शर्म आनी चाहिए। एक दिन देखना, तुम सब मुस्कान को सलामी दोगे। घनश्याम हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। समय आगे बढ़ता गया। गांव से दूसरे गांव तक यह चर्चा का विषय बन गया कि रमेश कितना खुदगर्ज है, लड़की को लड़ाई करने भेज रहा है। लेकिन मुस्कान के अंदर जुनून और बढ़ता गया। कई सालों बाद मालिक, इस साल तो अनाज की पैदावार कमजोर हुई है, आप तो जानते ही हैं। तो घर के अनाज कम न पड़े, इसलिए आपसे विनती है कि इस साल हमसे खेत का किराया न वसूला जाए। ठीक है, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। आखिर बेटी को भी पढ़ाना है और उसे फौज में भी भर्ती कराना है, क्यों रमेश बाबू? सही कहा ना? इतना कहकर वह जोर से हंसता है। तो मालिक, मैं जाऊं? अरे, पूरी बात तो सुनते जाओ। मैं तुम्हारा पूरा किराया माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम्हें अपना घर मुझे देना होगा। घर मुझे बेच दो, उसके बदले नगद पैसे ले लो और खेत का किराया 1 साल का माफ कर दिया जाएगा। मालिक, अगर घर आपको बेच दूंगा तो मैं और मेरा परिवार कहाँ रहेंगे? अरे मूर्ख, खेत नहीं रहेगा तो घर में रहकर क्या करेगा? खाएगा क्या? देख, तेरा जो भी फैसला हो मुझे कल तक बता देना। रमेश वहाँ से चला जाता है। वह बहुत परेशान होता है। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि घर बचाए या फिर खेत। साथ ही उसे मुस्कान की पढ़ाई के लिए पैसे भी चाहिए थे। इसी दुविधा के साथ वह बैठा सोच रहा था। तभी उसके पास मुस्कान आती है। बेटा मुस्कान, मुखिया जैसा लालची आदमी जिस गांव में रहेगा, वहां के लोग चैन से कैसे रहेंगे? उसने तुम्हारी पढ़ाई का मजाक बना दिया पूरे गांव में। उसने जानबूझकर ऐसी शर्त रखी है कि मैं अपना घर बेचने पर मजबूर हो जाऊं। बाबूजी, आप परेशान मत होइए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आप घर मत बेचिए, उसका खेत भी छोड़ दीजिए, हम लोग कोई दूसरा काम कर लेंगे। अगले दिन रमेश मुखिया को अपना जवाब देता है। रमेश का जवाब सुनकर मुखिया बहुत क्रोधित हो जाता है। शाम को मुस्कान, रमेश और सुधा तीनों बैठे होते हैं। तभी रमेश ने कहा, मुस्कान बेटा, तुम अपनी पढ़ाई कैसे करोगी? बाबूजी, मेरी पढ़ाई की चिंता छोड़ दीजिए, उसके लिए मैंने इंतजाम कर लिया है। मैं शहर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी और उससे जो पैसे मिलेंगे उसे अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ। अगर ऐसा हो जाए तो यह तो बहुत ही बढ़िया होगा। पर बाबूजी, घर कैसे चलेगा? इस साल आलू की पैदावार बढ़िया हुई है। मैं सेठ धर्मचंद्र के पास जाता हूँ और उससे 5 किलो आलू उधार मांगता हूँ। फिर उससे समोसे बनाकर बाजार में बेचूंगा। सुधा, तुम्हारे हाथ के समोसे तो वैसे भी बहुत बढ़िया रहते हैं, क्यों न समोसों का व्यापार शुरू किया जाए? बाबूजी, आप अभी सेठ से 5 किलो आलू लेकर आइए। गेहूं का आटा तो घर में काफी रखा हुआ है। रमेश देर न करते हुए सेठ के पास आलू उधार मांगने चला जाता है। सेठ उसे 2 दिन में पूरे 200 रुपए चुकाने की शर्त पर उधार देने के लिए राजी हो जाता है। रमेश आलू लेकर घर आता है और समोसे बनाने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। अगले दिन
मुस्कान शहर पढ़ने चली जाती है और रमेश तथा सुधा दोनों मिलकर बाजार में सड़क के किनारे बैठकर समोसे बेचने लगते हैं। समोसे काफी स्वादिष्ट होने के कारण और ऊपर से टमाटर की चटनी भी लोगों को बहुत पसंद आती है। रमेश के 5 किलो आलू के समोसे एक ही दिन में खत्म हो जाते हैं। शाम को वह सेठ का सारा पैसा चुकाने के बाद मुनाफे से 5 किलो आलू नगद खरीद कर ले आता है। अगले दिन बाजार में फिर से समोसे खूब बिकते हैं। लोगों को समोसे इस कदर भा जाते हैं कि हर दूसरा आदमी उसके समोसे खाए बिना बाजार से वापस नहीं जाता। इस तरह से रमेश व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब उसने एक नया खेत भी खरीद लिया था। मुखिया जब भी वहाँ से गुजरता तो उसे मन ही मन गुस्सा आता। उधर मुस्कान का भी फौज में चयन हो चुका था और एक दिन वह अपने घर आती है। शाम को सुधा, रमेश और मुस्कान तीनों खाना खा रहे होते हैं। तभी गांव के स्कूल के एक मास्टर जी उनके घर आते हैं और मुस्कान को अगले दिन 26 जनवरी के अवसर पर झंडारोहण के लिए आमंत्रित करते हैं। यह सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मुस्कान मन ही मन बहुत खुश होती है। अगले दिन रमेश, मुस्कान और सुधा तीनों स्कूल जाते हैं और वहाँ झंडारोहण करते हैं। यह देखकर गांव के लोग भावुक हो जाते हैं। मुखिया, जो कभी मुस्कान के सपनों का मजाक उड़ाता था, आज उसी की सलामी ले रहा था। गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वे समझ गए थे कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती। मुस्कान ने ये साबित कर दिया कि सपनों की कोई जात नहीं होती। जो सच्चे दिल से मेहनत करता है वही जीतता है। उस दिन गांव के हर माता पिता ने अपनी बेटियों को मुस्कान की तरह बड़ा करने का संकल्प लिया।